नमस्कार, दूरदर्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप कुमार सिंह। नशा एक सामाजिक बुराई, एक ऐसी प्रवृत्ति जो धीरे धीरे समाज को, खासकर युवा वर्ग को खोखला कर रही है। और नशे के खिलाफ मुहिम चलाने की जब हम सोचते हैं तो एक नाम जेहन में आता है, वह है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का, जिसका जो खौफ है वह मादक द्रव्यों की जो तस्करी करते हैं उनके भीतर है। न सिर्फ एनसीबी ने मादक द्रव्यों की तस्करी की रोकथाम की है, बल्कि रिहैबिलिटेशन, सलाह और जागरूकता फैलाने का काम भी बखूबी करते हैं। आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं, श्री अभिषेक आनंद जी। आप नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो बिहार झारखंड के जोनल डायरेक्टर हैं। इनसे हम रूबरू होंगे, जानेंगे कि किस प्रकार से ये नशा जो है, नशे की प्रवृत्ति जो बढ़ रही है, उसको रोकने के लिए किस प्रकार की कार्रवाई जो है वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कर रही है और इस पे किस तरीके से लगाम लगाने में मदद मिल रही है। सारे दर्शकों को और आपको बहुत बहुत नमस्कार और धन्यवाद मुझे इस कार्यक्रम में बुलाने का। जो भी हमारे युवा साथी और जो उनके अभिभावकगण और समाज के अन्य लोग जो देख रहे हैं, मैं चाहूँगा कि आप इस प्रश्न को और इस उत्तर को बहुत ध्यान से सुने। झारखंड राज्य हम सब जानते हैं कि बहुत युवा राज्य है, जो ज़्यादातर युवाओं की जो जनसंख्या है वो इस राज्य के बीच में है। लेकिन पिछले दिनों हमें ऐसा दिखाई दिया है समाज के अन्य रूपों में कि नशे की उपलब्धता और नशे का उपयोग दोनों इस समाज में काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। अगर आप बहुत सामान्य जानकारी भी इकट्ठा करें तो आपको ये पता चलेगा कि स्कूलों में, कॉलेजों में और अन्य जगहों में नशे के अनेक जो प्रकार हैं उनका उपयोग काफ़ी तेज़ी से युवाओं और जो किशोरों के बीच में बढ़ा है और अन्य उम्र वर्गों के बीच में बढ़ा है। मैं इस जो पूरी समस्या है उनको 3 भागों में बांटना चाहूँगा। सबसे पहली जो समस्या है झारखंड प्रदेश की, वह समस्या है अफीम का उत्पादन। जैसा कि हम सबको विदित है, प्यारे मित्रों, आप सब ये जानते होंगे कि झारखंड इस वक्त पूरे देश में अफीम का अवैध खेती करने वाले सबसे अग्रणी राज्यों में से एक है और ये बहुत गंभीर समस्या है। और जो ये खेती का जो पूरा पैमाना है वो इतना बड़ा है कि हर सरकार विगत कई वर्षों से राज्य और केंद्र सरकार के प्रयास करने के बावजूद भी इसमें बहुत कमी नहीं आई है। लेकिन मैं बड़े हर्ष के साथ आपको बताना चाहूँगा कि पिछले 1 वर्षों में भारत सरकार और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और राज्य सरकार की जो अन्य एजेंसियां हैं उनके साथ मिलकर के हम लोगों ने भारत के किसी भी प्रदेश में अभी तक का रिकॉर्ड 27,000 एकड़ कृषि भूमि पे जो अवैध अफीम की खेती हुई थी उसका विनष्टीकरण किया है और ये इंश्योर किया है कि झारखंड जो पूरे देश में नेट एक्सपोर्टर ऑफ अफीम के रूप में जाना जाता है, कि पंजाब में अगर कहीं हेरोइन बन रही है अफीम से या राजस्थान में बन रही है, उसका जो स्रोत है वो झारखंड को माना जाता है। तो हमने इस बार सारी एजेंसियों ने मिलकर के ये इंश्योर किया है कि झारखंड का जो अफीम के उत्पादकर्ता के रूप में जो इमेज है वो इमेज खत्म की जाए। ये एक पक्ष है इसका दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष देखिए ये है कि जो ये किसान ये खेती करते क्यों हैं। तो किसान ये खेती जो किसान भाई हमारे बीच में हैं और इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं तो बहुत आसानी से इसमें जो पैसा है वो उपलब्ध होता है, कैश बहुत इजीली उपलब्ध हो जाता है और जो रिस्क रिवार्ड का सिस्टम है वो इस खेती करने के पक्ष में है। तो इस बार जो पूरा जो प्रशासन तंत्र है, जो इसका नियंत्रण तंत्र है, हम लोगों ने इस तरह से इस्टेब्लिश किया कि जो इसमें रिस्क है, हम लोगों ने भूमि की पहचान की कि किस भूमि पे ये खेती की गई है। वो भूमि सरकारी है, रेलवे की भूमि है, वन की भूमि है, रैयती भूमि है और उस भूमि की पहचान करके और उसके बाद जो लोग इसमें संलिप्त थे उन लोगों के विरुद्ध मुकदमे कायम किए गए हैं और उनको कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन फिर भी अगर हमको सस्टेनेबल इसमें रोकथाम करनी है, डिटरेंस क्रिएट करना है कि आगे के साल में किसान इस खेती में ना जाए, तो ये बहुत ज़रूरी है कि
किसानों को एक और विकल्प मिले जिसमें वो एक सस्टेनेबल खेती कर सकें, जिसमें उनको इसी तरह की आय हो। तो मैं बड़े हर्ष के साथ आपको कहना चाहूँगा कि झारखंड प्रदेश के और अन्य एजेंसियां जो इसमें संलग्न हैं, उन्होंने कई जिलों ने बहुत अच्छी पहल की है और किसानों को सिमिलर आय का के जो अन्य विकल्प है वो उपलब्ध कराए हैं। मेरा ऐसा मानना है कि इस बार और इस वर्ष जो ठोस प्रयास किए गए हैं और जो ज़मीनी स्तर के ठोस प्रयास किए गए हैं, उस प्रयास से आगे के वर्षों में जो यहाँ कुल कृषि भूमि जिस पे कि अवैध अफीम का उत्पादन होता है, उसमें कमी आएगी। ये जो उत्पादन का पक्ष हुआ। दूसरा उपयोग का पक्ष हुआ। हम ये जानते हैं कि देश में नशे का जो उपयोग है युवा वर्ग और अन्य वर्गों के बीच में, वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। चाहे वो गांजा के उत्पाद हों या अफीम के संबंधित उत्पाद, हेरोइन, स्मैक और ब्राउन शुगर, या सिंथेटिक ड्रग्स के जो उत्पाद हैं, LSD हो गया, MDMA हो गया, या फिर जो फार्मास्यूटिकल साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस हैं जो कि नार्कोटिक यूज़ में डाइवर्जन जिनका किया जा रहा है, जैसे कोडीन बेस्ड कफ सिरप हो गए, अल्प्राजोलम हो गए, और अनेक तरह के जो इसी तरह के साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस हैं जिनका इस्तेमाल किया जा रहा है, वो झारखंड में भी बहुत व्यापक तरीके से है। खास करके शहरी क्षेत्रों में उसका व्यापक तरीके से उपयोग किया जा रहा है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा मित्रों कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और राज्य की जो एजेंसियां हैं वो बिल्कुल प्रतिबद्ध हैं। हम लोग बहुत सख्ती के साथ इस पूरी समस्या के खिलाफ काम कर रहे हैं और हम चेतावनी देते हैं आपके माध्यम से कि जो लोग भी इसके व्यापार में संलग्न हैं और युवाओं को, हमारे युवा साथियों को बहला फुसला करके और इस प्रवृत्ति की तरफ धकेल रहे हैं, उनके विरुद्ध अगर पकड़े गए तो बहुत कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उनको बचने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। इसका जो जो हमारे अभिभावक हैं और जो अन्य समाज के हमारे वरिष्ठ लोग हैं, उनके लिए मेरा उनसे अनुरोध है कि अगर आपके पास इस संबंध में कोई सूचना है तो हमसे साझा करें, एजेंसियों से साझा करें, और तुरंत मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि इस संबंध में त्वरित और तत्क्षण कार्रवाई और बहुत सख्त कार्रवाई तुरंत की जाएगी। जो इसका तीसरा पक्ष है वो कि झारखंड अनेक प्रदेशों से जुड़ा हुआ है और जो नॉर्थ ईस्ट के रास्ते जो ड्रग्स बॉम्बे तक या दिल्ली तक जा रहे हैं, या पंजाब के रास्ते जो ड्रग नॉर्थ ईस्ट तक जा रहे हैं, उनका एक ट्रांजिट स्टेट के रूप में भी ये काम करता है। तो जो जितनी भी भारत सरकार में जितने राज्यों में भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की इकाइयाँ हैं, आपस में इंटेलिजेंस का कोऑर्डिनेशन करके, और हम लोग ये इंश्योर करते हैं कि इस ट्रांजिट पे बहुत सख्ती से लगाम लगाई जाए, और झारखंड के रास्ते जो भी मादक पदार्थों का ट्रांजिट हो रहा है उनमें हमने पीछे बहुत बड़े बड़े ऑपरेशन किए हैं, बहुत सारा हम लोगों ने पकड़ा है और कई अपराधियों को पकड़ करके जेल भेजा है, और आगे हम और सख्त कार्रवाई करने की दिशा में अग्रसर हैं। ये देखिए, तो बड़ा सकारात्मक जो है वो बदलाव आ रहा है कि जिस प्रकार से आपने कहा कि झारखंड जो है वो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर था, लेकिन इस बार जो है वो बड़ी मात्रा में आपने जो है वो विनिष्टीकरण किया। तो आगे आने वाले दिनों में जो है इसका परिणाम जो है सुखद परिणाम आएगा। तो 26 जून को जिस तरीके से मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय नशा विरोधी दिवस, मादक द्रव्यों की तस्करी के विरोध में ये जो पूरा अभियान चलता है, एनसीबी का उद्देश्य क्या है? दर्शकों को मैं इस बारे में अवगत कराना चाहूँगा। देखिए, जो मादक पदार्थों का और मानव जाति का जो संबंध है वो ऐसा नहीं है कि कोई पिछले 20 वर्षों या 30 वर्षों में नया संबंध है। ये हज़ारों वर्षों का संबंध है। जो अफीम और गांजा है वो भारत के अन्य प्रदेशों में प्राकृतिक रूप से उगता रहा है, भारत में, चीन में प्राकृतिक रूप से उगता रहा है, और अन्य प्रकार में जो लोग रहते थे, जो जनजातियाँ रहती थी, दर्द निवारक के रूप में, मेडिसिनल यूजेस में इनका उपयोग करती रही हैं। उसी तरह से जो साउथ अमेरिका है, लैटिन अमेरिका, वहाँ पे कोकीन की पत्तियों का वो नेचुरली उगती रही हैं, और जो जनजातियाँ हैं उनका उपयोग करती रही हैं। जो परिवर्तन आया पिछले 100-150 सालों में, वो परिवर्तन आया कि जो केमिकल सिंथेसिस की हमारी जो कैपेबिलिटी है, जो हमारी जो क्षमता है, उसमें काफ़ी तेज़ी से वृद्धि हुई, और पहले जो एकदम नेचुरल रूप में आने वाली चीज़ें थी उनको हम लोग ज़्यादा इंटेंस और फोकस्ड फॉर्म में हम संश्लेषित करने लगे। तो जैसे आप अफीम को संश्लेषित करते हैं तो उसके ज़्यादा जो डिफ़िकल्ट फॉर्म्स हैं, जो ज़्यादा खतरनाक रूप हैं, जैसे कि हेरोइन हो गया, जैसे ब्राउन शुगर हो गया, स्मैक हो गया, इस तरह के मादक पदार्थों का निर्माण होता है, और जिसको जो कि बहुत हानिकारक है मानव उपयोग के लिए। तो
जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ तब तक जो युवा वर्ग के बीच में और अन्य वर्गों के बीच में जो मादक पदार्थों के इस्तेमाल की जो समस्या थी वो इतनी गहरी बन चुकी थी कि सारे देशों ने ये देखा कि विश्व का कोई एक देश अपने संसाधनों से और अपनी क्षमता से इस समस्या का मुकाबला नहीं कर सकता है। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र संगठन के तत्वावधान में संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर 1 और चार्टर 2 की बैठकें हुई। सारे देशों ने इसमें भाग लिया। रणनीति ये बनाई गई कि जो दुनिया के सारे देश हैं वो एक साथ कंबाइंड रिसोर्सेज और कंबाइंड विजडम के माध्यम से इस समस्या से लड़ेंगे और एक दूसरे को इसमें लड़ने में सहयोग करेंगे। इसी के आधार पर ये निर्णय लिया गया कि सारे देश अपने यहाँ एक सख्त कानून बनाएंगे और एक शीर्ष एजेंसी जो कि इसका समन्वय करेगी, नारकोटिक्स के खिलाफ इस लड़ाई का समन्वय करेगी, उस एजेंसी को अपने यहाँ उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इसी चार्टर 1 और चार्टर 2 के आधार पर 1985 में भारतीय संसद ने नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985 NDPS 1985 पारित किया, जिसके अंदर पहली बार जो मॉडर्न लॉ के हिसाब से और जो समस्या की विकरालता है उसके हिसाब से कानून को परिभाषित किया गया और सज़ा को ग्रेडेड चरणात्मक रूप से अगर आपने कम उपयोग के लायक अगर आपके पास पकड़ा गया है तो कम सज़ा होगी। तो इसको प्रोग्रेसिव तरीके से जो ग्रेडेड पनिशमेंट का जो मॉडर्न कंसेप्ट है उस तरह का लॉ भारतीय संसद ने रेटिफाई किया और इसी लॉ के अंदर में पहली बार देश में नारकोटिक सब्सटेंसेस से लड़ने और सारी एजेंसियों के बीच में समन्वय बनाने के लिए 1985 में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की एक एपेक्स एजेंसी, शीर्ष एजेंसी के रूप में स्थापना की गई। तब से लेकर विगत 39 वर्षों से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो सजग है और इस पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हम लोगों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत के अंदर जो मादक पदार्थों की तस्करी हो रही है उससे निपटने, उसकी रोकथाम और वो चीज़ दोबारा ना हो, इसके लिए हम लोगों ने व्यापक प्रयास किए हैं। अन्य एजेंसियों और राज्य सरकारों के साथ इंटेलिजेंस और अन्य स्तरों का समन्वय स्थापित किया है हम लोगों ने। और इस पूरे जो मानव जाति की इस पूरी जो नारकोटिक सब्सटेंसेस के खिलाफ लड़ाई है, इस लड़ाई को याद करते हुए संयुक्त राष्ट्र के द्वारा यह निर्णय किया गया कि इस लड़ाई को हर वर्ष संस्मरण करते हुए 26 जून का जो दिन है वो पूरा विश्व नारकोटिक पदार्थ जो नारकोटिक ड्रग्स हैं और साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस हैं उनके अब्यूज़ के खिलाफ एक इंटरनेशनल डे अगेंस्ट नारकोटिक एंड ड्रग अब्यूज़ के रूप में मनाया जाएगा। उसी के तहत हम हर वर्ष 26 जून को ये दिवस मनाते हैं और आम जनों में यह संदेश प्रसारित करते हैं, नारकोटिक्स के खिलाफ अपना संदेश प्रसारित करते हैं। मादक द्रव्यों की जो तस्करी करते हैं उनमें खौफ रहता है एनसीबी का, लेकिन ये बड़ा हर्षदायक है। मैंने देखा कि आपका जो मानस पोर्टल है इसमें किस तरीके से अवेयरनेस, लोगों की जानकारी शेयर करना, नशा जो विमुक्ति केंद्र हैं उनके बारे में सजेशंस देना, तो ये पोर्टल भी जो है वो बड़ा लाभकारी सिद्ध हो रहा होगा। धन्यवाद, पुनः एक बार धन्यवाद यह प्रश्न पूछने के लिए। भारत सरकार ने अपने जो इस पूरे नारकोटिक से लड़ने का जो लंबा इतिहास रहा है तो उस अनुभव के आधार पर यह महसूस किया गया कि जो सूचना देने का जो देखिए सारी एजेंसीज तो लड़ ही रही हैं, पर यह माना गया कि जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण सिपाही है वो देश का आम नागरिक हो सकता है। तो आम नागरिकों को सरकार की नशे के विरुद्ध इस लड़ाई की मुहिम से जोड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयास के तहत 2024 18 जुलाई को माननीय गृह मंत्री भारत सरकार ने मानस पोर्टल और मानस हेल्पलाइन का उद्घाटन किया है, जिसका उद्देश्य देश के हर आम जन को नशे के विरुद्ध इस लड़ाई में हमारा सहयोगी बनाना है। मैं आप सबको बताना चाहूँगा 1933-1933 ये नशे के खिलाफ मानस पोर्टल का हेल्पलाइन नंबर है। आप इस हेल्पलाइन नंबर को डायल करके अगर आपके खिलाफ नशे का व्यापार करने के संबंध में कोई सूचना है, उसका उत्पादन करने के संबंध में कोई सूचना है, उसका उपयोग करने के संबंध में अगर आपके पास कोई सूचना है तो आप बेझिझक
इसके माध्यम से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के साथ संपर्क कर सकते हैं। हम आपको यह आश्वस्त करते हैं कि आपके द्वारा दी गई जानकारी गुप्त रखी जाएगी, गोपनीय रखी जाएगी और आप पूरी तरह से सुरक्षित तरीके से आप अपनी जानकारी साझा कर सकते हैं। ये 1933 की जो सुविधा है, मानस पोर्टल की जो सुविधा है, ये एक ऐप के माध्यम से भी जो एप्पल ओएस है और जो एंड्रॉयड है उन प्लेटफॉर्म्स पे एक मानस ऐप भी उपलब्ध है, जो हमारे टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हमारे श्रोता हैं उनके लिए, और इसका एक पोर्टल भी उपलब्ध है। अगर आप इन तीनों माध्यम से किसी पे भी चाहें तो अपनी जानकारी साझा कर सकते हैं। बहुत बार ऐसा महसूस किया जाता था कि किसी के घर में कोई एडिक्ट है और उसके पास सही तरीका नहीं है, अगर उसको काउंसलिंग चाहिए, मंत्रणा चाहिए, या उसको पुनर्वास केंद्रों के बारे में, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स के बारे में अगर जानकारी चाहिए, तो कोई ऑथेंटिक चैनल अवेलेबल नहीं था कि जहां से ये जानकारी प्राप्त की जा सके, इस जानकारी को गोपनीय रखते हुए। तो इस संबंध में पुनः सामाजिक कार्य मंत्रालय भारत सरकार के साथ सहयोग में मानस पोर्टल आपको काउंसलिंग की सुविधा देता है। आपको जितने पुनर्वास केंद्र हैं उनके साथ आपका समन्वय और आपका संपर्क स्थापित करता है अगर आपको आवश्यकता हो। तो इस प्रकार ये बहुत महत्वपूर्ण, इस पूरी लड़ाई का ये बहुत महत्वपूर्ण चरण है। मैं आप सबसे पुनः अनुरोध करता हूँ कि भारत सरकार की इस पहल का लाभ उठाइए। 1933-1933 हेल्पलाइन, पोर्टल, मानस पोर्टल और मानस ऐप के माध्यम से हमसे संपर्क करें, हमारे साथ सहभागिता करें नशे के विरुद्ध इस लड़ाई में, अपने समाज, राज्य और राष्ट्र को बचाने के लिए। नशे के खिलाफ अभियान तो बहुत आवश्यक है, लेकिन ये अनुभव आता है कि जो नई पीढ़ी है, खास करके स्कूली बच्चे, तो वहाँ से ड्रग्स जो है स्टार्ट हो जाता है। स्कूलों के आसपास जो है वो ड्रग्स बेचने वाले सक्रिय हो जाते हैं, वो उन्हें उनकी लत में लेते हैं और बड़े पैमाने पे ऐसे केसेस आते हैं बच्चों के, हम लोगों के पास भी आते हैं, ये अनुभव होता है। किस प्रकार से जो परिवार की जो इकाई है, जो स्कूल की जो इकाई है, इसको रोकने में मददगार हो सकती है? देखिए, जो अभिभावक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और जो जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, मैं ये आपसे ये सीधी बात कर रहा हूँ। आपके बच्चों के जीवन का बहुत महत्वपूर्ण चरण है। जो समस्या है वो गंभीर है और समस्या से जो निकलना है वो आसान नहीं है। इसलिए जो सबसे बढ़िया रणनीति होगी, जो बेस्ट स्ट्रैटेजी हम जिसको कहेंगे, वो है कि समस्या अपने घर के दरवाजे से पहुंचने के पहले आप समझें कि समस्या कितनी विकराल है और उसको कैसे रोकथाम उसकी आप करेंगे। सजग रहें, बच्चों की गतिविधियों पे ध्यान रखें। अगर हम लोगों ने पूरी एक लिस्ट बनाई हुई है जिसके माध्यम से आप हमारी वेबसाइट के माध्यम से देख सकते हैं कि पेरेंट्स को किन चीज़ों का अपने बच्चों के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। अगर आपके पास जानकारी है कि कोई आदमी व्यापार कर रहा है, कोई आदमी आपके बच्चों को बहला फुसला के रहा है और कोई इस तरह के कार्य में लिप्त है, आप हमारे साथ मानस पोर्टल के माध्यम से या डायरेक्टली नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो रांची के साथ यह जानकारी साझा करें। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि जो सख्त से सख्त कार्रवाई तुरंत की जाएगी ऐसे तत्वों के विरुद्ध जो हमारे राज्य और समाज का भविष्य खराब करने में लगे हुए हैं। मैं उन अभिभावकों के लिए भी, उनसे भी मेरा अनुरोध है कि किसी कारणवश जिनके बच्चे जो है इस लत में पड़ चुके हैं, मेरा आपसे बहुत अनुरोध है कि देखिए, ये वह समस्या नहीं है जो घर की चारदीवारी के अंदर में या छुप छुपा करके जिसका कि निराकरण किया जा सकता है। आप जब तक सही लोगों से, सही प्रोफेशनल से, सही जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं उनके साथ बात नहीं करेंगे, सही जानकारी इकट्ठा नहीं करेंगे, सही रणनीति के साथ काम नहीं करेंगे, तब तक इस समस्या से आप अपने बच्चे को निजात नहीं दिला सकते हैं। आप मंत्रणा करें, हमारे साथ करें। जो रिकमेंडेड मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, जो रिकमेंडेड रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हैं, आप उनके साथ मंत्रणा करें और एक बढ़िया जो साइंटिफिक रणनीति के तहत अपने बच्चों को इस लत से निकालने में उनकी मदद करें। और आप जैसा कि आप जानते हैं कि हर बच्चा
अपने राष्ट्र और समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसका योगदान बहुत बड़ा हो सकता है। हमें हर बच्चे का भविष्य बचाना है, अपने पूरे समाज और अपने पूरे राज्य के उज्जवल भविष्य के लिए। इसलिए मेरे इस आग्रह को आप लोग एक बार बहुत सीरियसली लें। कभी कभी उत्पादक जो होते हैं वो जब पकड़े जाते हैं तो उनका एक प्ली होता है कि उनके पास और कोई विकल्प नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है और वो उन चीज़ों को नहीं जानते। अगर उनको विकल्प मुहैया कराया जाए और सारे रिसोर्सेज मुहैया कराया जाए तो वो उससे टर्न हो सकते हैं। तो क्या इसके लिए कोई जागरूकता के प्रयास उन क्षेत्रों में जहाँ लोग इसको अडॉप्ट कर रहे हैं, किसी न किसी लालच में आकर के, भय में आकर के, वहाँ अगर कराया जाए तो इसके कैसे परिणाम सामने आ सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपके प्रश्न की शुरुआत में थोड़ा नकारात्मक तरीके से करूँगा कि लॉ का एक बेसिक प्रिंसिपल होता है कि नेग्लिजेंस इज़ नो एक्सक्यूज़। ये लॉ का बेसिक प्रिंसिपल होता है कि अगर आपने कोई कानून तोड़ा है और आप ये क्लेम करते हैं कि मुझे पता नहीं था कि कानून ऐसा है इसलिए आपको माफ़ी दे दी जाए, तो लॉ का ये बेसिक प्रिंसिपल है कि नेग्लिजेंस को आप एक्सक्यूज़ की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहली तो मेरी चेतावनी है कि आप इसके व्यापार, आप इसके जो भी इसके पूरे इकोसिस्टम का पार्ट है उससे दूर रहें, क्योंकि आज नहीं तो कल जो कानून के लंबे हाथ हैं वो आप तक पहुंचेंगे और आप जो सज़ा होगी आप उसके भागीदार बनेंगे। दूसरा प्रश्न का आपका दूसरा पक्ष है कि क्या ऐसे लोगों के खिलाफ जो किसी मजबूरी में या किसी एम्प्लॉयमेंट की वजह से, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से इस पूरे इकोसिस्टम का पार्ट बन जाते हैं, अब मजबूरी में पार्ट बन जाते हैं, अगर ऐसा है तो अन्य एजेंसियां, NGOs जो हैं वो काम कर रही हैं। आप संपर्क करें, आप राज्य की एजेंसियों से संपर्क करें। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो युवा वर्ग है हमारा, उन सबको रोजगार मिले। जो क्षेत्र खास करके हम कुछ जो सेंसिटिव एरियाज़ हैं, जिन लोगों को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, उनके साथ हम लोग राज्य की एजेंसियां और राज्य के जो NGOs हैं काम करने वाले, वो बहुत गहराई के साथ वहाँ काम करते हैं इस तरह की जो जागरूकता फैलाने के लिए कि आप इसमें संलग्न न हो, ड्रग्स के कारोबार में संलग्न न हो, खुद ड्रग्स से दूर रहें और आपको एक वैकल्पिक जो एम्प्लॉयमेंट है, वो एक जो स्वच्छ एम्प्लॉयमेंट है, फेयर जो एम्प्लॉयमेंट, हेल्दी एम्प्लॉयमेंट, वो आपको उपलब्ध हो। देखिए, कोई भी कारण हो, ये पैसे की कमी हो सकती है, ये आपकी जो अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी हो सकती है, ये इसको लड़ने के अलग अलग तरीके हैं। आपकी इच्छा शक्ति, समाज की इच्छा शक्ति, सरकार की इच्छा शक्ति, लेकिन इनमें से कोई भी वह स्वीकार्य कारण नहीं है कि आप ड्रग्स के कारोबार में इन्वॉल्व हो किसी भी तरह से। अगर आप इनमें किसी भी कारण से या अन्य किसी कारण से ड्रग्स के कारोबार में अगर आप किसी भी तरह से संलिप्त पाए जाते हैं, तो जो कानून के अनुसार जो सबसे सख्त हम सज़ा दिलाने की कोशिश कर सकते हैं, हम उतना प्रयास करेंगे। नशा का उत्पादन, नशे का कारोबार, नशे की तस्करी, नशे का परिवहन किसी भी हद तक स्वीकार्य नहीं है। तो इसमें जो इस काम में, जो इस अवैध काम में जो लगे हुए लोग हैं, उनको किस तरीके से सचेत होना चाहिए, कितनी कानूनी कार्रवाई उनके विरुद्ध की जा सकती है और किस प्रकार से उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है, क्योंकि झारखंड जो है, यहाँ जो केसेस का जो कंप्लायंस है, ये 99% से अधिक है और ये बड़ा सकारात्मक संकेत है कि इस तरीके से नकेल जो है वो झारखंड के भीतर ये जो ड्रग्स पैडलर हैं इनके खिलाफ किया जा रहा है। तो इनको आप किस तरीके से चेतावनी देना चाहते हैं? बहुत महत्वपूर्ण आपने आंकड़ा दिया है कि झारखंड में जो हमारे माननीय न्यायालय हैं, उनमें जो ड्रग्स के खिलाफ प्रतिबद्धता है, जो कन्विक्शन रेट है वो 99% से ज़्यादा है। ये बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा है और ये दिखाता है कि जो हमारी संलग्न एजेंसियां हैं और जो हमारा पूरा जो जुडिशियल सिस्टम है वो कितना प्रतिबद्ध है इस पूरी समस्या से लड़ने के लिए। हम पुनः आपको एक बात बताना चाहते हैं कि आप चाहे कितनी भी गुप्त तरीके से इस कारोबार में लिप्त हों, इसके परिवहन में लिप्त हों, भारत सरकार, NCB और राज्य सरकार की एजेंसियों के पास
आधुनिक टेक्नोलॉजी है, हमारे पास जो बेस्ट से बेस्ट इक्विपमेंट हो सकते हैं वो है, हमारे पास जो पूरी दुनिया के जितने उपलब्ध स्रोत हैं इंटेलिजेंस के, उनसे हमारे पास इंटेलिजेंस आ रही है। तो आप अगर इस कारोबार में किसी भी तरह से संलिप्त हैं, आज नहीं तो कल आप पकड़े जाएंगे। और जिस कन्विक्शन रेट की तरफ मैं बात कर रहा हूँ, 99% ये संभावना है कि आपको सख्त से सख्त सज़ा हो। कई मामलों में और ज़्यादातर मामलों में हमने देखा है कि ये सज़ा 20 वर्ष तक होती है। कुछ मामलों में जहां आप ये सज़ा बार बार ये कार्यकलाप में बार बार लिप्त होते हैं, वहां मौत की सज़ा का भी प्रावधान है। इसके अलावा अगर किसी कारणवश हमारे पास और आप न्यायालय के इस जेल के तंत्र से बच जाते हैं, तो ये NDPS एक्ट भारत के उन गिने चुने एक्ट्स में से है जहां की प्रिवेंटिव डिटेंशन का भी प्रावधान है। और हम आपको बता दें कि झारखंड प्रदेश में ऐसे कई अपराधी जो नारकोटिक ड्रग के कारोबार में उपलब्ध थे, उनके खिलाफ NCB ने प्रिवेंटिव डिटेंशन लिया है। और ये दिखाता है कि आप कितने तरीके से अगर आप नहीं संभले, अगर आप नहीं सुधरे, अगर आप ड्रग्स के कारोबार से बाहर नहीं निकले, तो कितने तरीके से जो एजेंसियां हैं वो आपके पीछे लगेंगी और जो लॉजिकल कंक्लूजन पे, जो जुडिशियल लॉजिकल कंक्लूजन पे आपको पहुंचा करके उचित सज़ा दिला करके और समाज को इस पूरी बुराई से दूर करेंगी। नशा जो है वो नाश की तरफ ले जाता है और यह एक बहुत बड़ी सामाजिक बुराई है, लेकिन सचेत हो जाना चाहिए झारखंड के भीतर वैसे अवैध मादक द्रव्यों का परिवहन करने वालों, उनको उत्पादन करने वालों की NCB की नज़र उन पर है और वो किसी भी प्रकार से बच नहीं सकते। ये जो है वो स्पष्ट तौर पर कहा है जो NCB के जोनल डायरेक्टर हैं बिहार झारखंड के श्री अभिषेक आनंद जी। आनंद जी, आप आए, दूरदर्शन को आपने समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सारे दर्शकों को और आपको एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।